विपक्ष और खास तौर पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी मोदी सरकार पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। हर तरफ से कांग्रेस के लिए बुरी खबरें आ रही हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस को मुद्दा विहीन कर दिया है। राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वोट चोरी का उनका दांव भी फेल हो गया है, जिसके बाद अब राहुल गांधी वोट चोरी के मुद्दे को छोड़कर दूसरे मुद्दे पर शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अब तक एक भी मुद्दे पर राहुल गांधी मोदी सरकार और बीजेपी को नहीं घेर पाए हैं, जिसके बाद अब कांग्रेस के भीतर से ही राहुल गांधी को लेकर सवाल उठने लगे हैं कि क्या कांग्रेस प्रियंका गांधी वाड्रा पर दांव लगाएगी। क्या प्रियंका गांधी के लिए कांग्रेस में नई भूमिका तलाश की जा रही है। हालांकि अब तक वो राहुल प्रियंका की जोड़ी मोदी शाह की जोड़ी को टक्कर नहीं दे पाई है। वहीं खबरों के मुताबिक कांग्रेस ने विकसित भारत जी राम जी कानून के विरोध के लिए नई रणनीति तैयार कर ली है। कांग्रेस पार्टी मनरेगा की जगह जी राम जी कानून लाने का पुरजोर विरोध कर रही है और राहुल गांधी यहां तक दावा कर चुके हैं कि वो सरकार को नया कानून वापस लेने को मजबूर कर देंगे। इसी कड़ी में कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी रणनीति बनाई है। टीओआई की एक रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस पार्टी ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि विकसित भारत जी राम जी कानून पर जागरूकता के लिए केंद्र सरकार की पहल पर ग्राम सभाओं की जो बैठक होने वाली है, पार्टी कार्यकर्ता वहीं जाकर नए कानून से जुड़ी कथित गलत जानकारियों का पर्दाफाश करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं से ये कहा है कि सरकार की ओर से आयोजित हो रही ग्राम सभाओं की बैठक में बड़ी संख्या में वो शामिल हों। अब राहुल गांधी जी राम जी कानून को लेकर मुद्दा बना रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार ने भी शुक्रवार से बैठकों का आयोजन किया है। इस बैठक का मकसद वीबीजी राम जी कानून के बारे में जागरूकता फैलाना है। मतलब सरकार भी अब करारा जवाब देने की तैयारी में है। वहीं कांग्रेस नेतृत्व का मानना है कि नया वीबीजी राम जी कानून गरीबों और ग्रामीण मजदूरों के हितों के खिलाफ है। पार्टी का आरोप है कि इस कानून के जरिए मनरेगा की मूल भावना को कमजोर किया गया है। कांग्रेस इसे सीधे तौर पर जन विरोधी कानून करार दे रही है। वहीं आप दर्शक अगर जी राम जी कानून के समर्थन में हैं और मानते हैं कि ये कानून देश हित में है, तो कमेंट सेक्शन में जी राम जी जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग जी राम जी कानून के समर्थन में हैं। इस खबर में आगे बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में। ये भी बताएंगे कि कैसे कांग्रेस के नेता इस्तीफा देकर भाग रहे हैं और कैसे कांग्रेस चौतरफा घिर गई है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखते रहिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पीएम मोदी से मुकाबला करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के नेता इस्तीफा देकर भाग रहे हैं। राहुल गांधी अपने नेताओं को एक साथ जोड़कर नहीं रख पा रहे हैं, तो देश के लोग उनका साथ क्या देंगे। अब जालंधर सेंट्रल की राजनीति में शुक्रवार को बड़ा और निर्णायक मोड़ देखने को मिला, जब वार्ड नंबर 23 की कांग्रेस महिला पार्षद परमजीत कौर और उनके पति हरपाल मिंटू ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल होने की औपचारिक घोषणा की। इस घटनाक्रम को कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं असम में एक बड़ा राजनीतिक विवाद भी खड़ा हो गया है। सत्तारूढ़ बीजेपी ने कांग्रेस पर राज्य की 126 विधानसभा सीटों में से 48 सीटें मियां मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षित करने की मांग को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया। बीजेपी ने इस कदम को स्वदेशी समुदायों के खिलाफ एक गंभीर साजिश और इस्लामी कट्टरपंथी राजनीति का खतरनाक प्रचार करार दिया है। इस मांग पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए असम प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता कमल कुमार मेधी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी ने अपनी राष्ट्रवादी विरासत को त्याग दिया और मुस्लिम लीग के वैचारिक उत्तराधिकारी बन गए। कमल कुमार मेधी ने ये कहा है कि ये विवाद कांग्रेस के प्रवक्ता और पार्टी के छात्र संगठन एनएसयूआई के राष्ट्रीय महासचिव मोहसिन खान के एक बयान से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर अल्पसंख्यक मियां मुसलमानों के लिए 48 विधानसभा सीटों को आरक्षित करने की मांग की थी। वहीं बिहार के किशनगंज जिले के सकोर इलाके में प्रस्तावित भारतीय सेना के आर्मी कैंप को लेकर विवाद होने लगा है। लगभग 200 एकड़ जमीन पर बनने वाले इस कैंप का एआईएमआईएम के बहादुरगंज विधायक तौसीफ आलम ने खुलकर विरोध किया। विधायक का दावा है कि ये जमीन उपजाऊ कृषि भूमि है और इसके अधिग्रहण से सैकड़ों किसानों की रोजी रोटी प्रभावित होगी। हालांकि उनके इस विरोध को लेकर अब कई गंभीर सवाल भी उठने लगे। जानकारी के मुताबिक आर्मी कैंप सीमांचल जैसे संवेदनशील सीमा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रस्तावित है। इसके बाद भी उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर किसानों की बात नहीं सुनी गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। दर्शकों, भारतीय सेना के प्रस्तावित कैंप का भी विपक्ष के विधायक विरोध कर रहे हैं। ये वाकई हैरान करने वाला मामला है। दर्शकों, कांग्रेस ने अरावली पर्वतमाला से जुड़े मुद्दों को लेकर बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि पर्यावरण संबंधी चिंताओं पर पीएम नरेंद्र मोदी की वैश्विक स्तर की कथनी और उनकी स्थानीय स्तर की करनी के बीच कोई तालमेल नहीं।
पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी दावा किया कि अरावली का 90% से ज्यादा हिस्सा नई परिभाषा के तहत संरक्षित नहीं किया जाएगा। साथ ही इसे खनन, रियल एस्टेट और अन्य गतिविधियों के लिए खोला जा सकता है, जो पहले से ही तबाह परिस्थिति को तंत्र को नुकसान पहुंचाएगा। जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि मोदी सरकार द्वारा अरावली की पुनर्परिभाषा, जो सभी विशेषज्ञों की राय के विपरीत है, खतरनाक और विनाशकारी है। भारतीय वन सर्वेक्षण एफएसआई के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 20 मीटर से ज्यादा ऊंची अरावली पहाड़ियों का केवल 8.7% हिस्सा ही 100 मीटर से ज्यादा ऊंचा है। उन्होंने कहा कि यदि हम एफएसआई द्वारा पहचान की गई सभी अरावली पहाड़ियों को लें, 1% भी 100 मीटर से अधिक नहीं है। एफएसआई का मानना है कि ये सही भी है और ऊंचाई की सीमाएं संदिग्ध हैं और ऊंचाई की परवाह किए बिना सभी अरावली को संरक्षित किया जाना चाहिए। जयराम रमेश ने दावा किया कि इसका मतलब यह है कि अरावली का 90% से ज्यादा हिस्सा नई परिभाषा के तहत संरक्षित नहीं किया जाएगा और इसे खनन, रियल एस्टेट और अन्य गतिविधियों के लिए खोला जा सकता है, जो पहले से ही तबाह पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाएगा। उनका कहना है कि यह सीधा और सरल सत्य है, जिसे छुपाया नहीं जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि ये पारिस्थितिकी संतुलन पर मोदी सरकार के दृढ़ हमले का एक उदाहरण है, जिसमें प्रदूषण मानकों को ढीला करने, पर्यावरण और वन कानूनों को कमजोर करना, स्थानीय हरित अधिकरण और साथ ही पर्यावरण प्रशासन के अन्य संस्थानों को कमजोर करना शामिल है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि जब पर्यावरण संबंधी चिंताओं की बात आती है, तो प्रधानमंत्री की वैश्विक स्तर पर कथनी और उनकी स्थानीय स्तर की करनी के बीच कोई तालमेल नहीं बैठता। वहीं जयराम रमेश को जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक्स पर लिखा कि श्री रमेश, आपने जो दावा किया है उस बारे में कोई एफएसआई स्टडी नहीं की गई है। मुझे लगता है कि एफएसआई के साफ इनकार के बावजूद आप झूठ फैला रहे हैं। मेरे ट्वीट के साथ अटैच सच्चाई की तस्वीरें देखें। शायद आपकी पर्यावरणवादी वाली बात तब ज्यादा भरोसेमंद लगती है जब आप अपने पार्टी के साथ अशोक गहलोत से पूछते कि अरावली को किसने बर्बाद किया। आप और आपके साथी घबराए हुए हैं क्योंकि हमने गुजरात से दिल्ली तक अरावली में माइनिंग पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। हम आपको, श्री गहलोत या आपकी पार्टी के किसी और को, पवित्र अरावली रेंज को फिर से लूटने नहीं देंगे। आपकी पार्टी ने जो बर्बाद किया है उसे ठीक करने के लिए हम काम करते रहेंगे। तो देखा आपने कैसे जयराम रमेश द्वारा मोदी सरकार को घेरने की कोशिश में कांग्रेस की ही पोल खुल गई। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने सबूत के साथ खुलासा किया कि जयराम रमेश गलत दावा कर रहे हैं और कांग्रेस की गहलोत सरकार के दौरान अरावली को बर्बाद करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब मोदी सरकार अरावली को बचाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली की सत्ता से विदाई होने के बाद आम आदमी पार्टी के लोग काफी परेशान हैं। पार्टी के मुखिया केजरीवाल, जो अपने आप को आम आदमी कहते हैं, वो अब देश के सामने एक्सपोज हो चुके हैं और कैसे सत्ता मिलने के बाद उन्होंने यू टर्न ले लिया है और वो आम आदमी से खास आदमी बन चुके हैं। लेकिन दिल्ली की जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर कर बता दिया कि उन्हें काम करने वाली पार्टी चाहिए, ना कि बातें बनाने वाली। केजरीवाल जब सरकार में थे तब तो काम के नाम पर बहाना बनाते रहे और केंद्र सरकार और एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे हैं, ये कहते रहे। वहीं अब दिल्ली में सरकार बदलने के साथ ही विकास के नाम पर काफी तेज गति से वो आगे बढ़ रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी के लोग राजनीति करने के चक्कर में लगे हैं। लेकिन अब पार्टी खुद ही मुश्किल में फंस चुकी है और पुलिस ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के नेताओं सौरभ भारद्वाज, संजीव झा और आदिल अहमद खान के खिलाफ मजहबी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। ये मामला 17 और 18 दिसंबर 2025 को सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो से जुड़ा है, जो दिल्ली के कनॉट प्लेस में किए गए एक राजनीतिक स्क्रिप्ट का हिस्सा बताया जा रहा है। शिकायत के अनुसार वीडियो में सांता क्लॉज को अपमानजनक और मजाकिया अंदाज में दिखाया गया, जिसमें क्रिसमस और सेंट निकोलस की पवित्रता को ठेस पहुंची। इसी आधार पर दिल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 302 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उनकी पार्टी प्रदूषण, एक्यूआई और अरावली पर्वतमाला जैसे मुद्दों पर लगातार सरकार को घेर रही है। उन्होंने दावा किया कि सांता क्लॉज वाली स्किट के जरिए प्रदूषण का मुद्दा आम लोगों तक पहुंचाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं प्रदूषण में वायु प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच राजनीतिक टकराव भी तेज हो गया। आम आदमी पार्टी ने एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए दावा किया कि प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि एलजी की याददाश्त चली गई है। साथ ही तंज भरे लहजे में आम आदमी पार्टी ने पोस्ट में एलजी को गलत व्यक्ति पत्र लिखने वाला बताया।
ट्वीट में एलजी पर यह भी तंज कसा गया कि उन्होंने प्रदूषण के लिए केजरीवाल को पत्र लिखा है। आम आदमी पार्टी का तंज है कि दिल्ली में प्रदूषण चरम पर है, लेकिन एलजीबी सक्सेना ने हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक पत्र लिखकर प्रदूषण नियंत्रण में लापरवाही का आरोप लगाया है, जबकि मौजूदा सरकार दिल्ली की भाजपा नेतृत्व वाली सरकार है। आम आदमी पार्टी ने अपने पोस्ट में वीके सक्सेना को दिल्ली की गजनी बताया। इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर उनकी सरकार पर 11 सालों की उपेक्षा और आपराधिक निष्क्रियता का आरोप लगाया था और साथ ही राजधानी में वायु प्रदूषण की स्थिति के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया था। इसी आरोपों पर अब आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया। जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए कुछ नहीं किया गया। पहले जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी तब दिल्ली में प्रदूषण को लेकर केजरीवाल पंजाब पर ठीकरा फोड़ते थे। केजरीवाल कहते थे कि पंजाब में पराली जलाई जाती है जिससे दिल्ली में प्रदूषण होता है, लेकिन जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो केजरीवाल ने पंजाब को लेकर चुप्पी साध ली। वहीं अब जब दिल्ली की बीजेपी सरकार और केंद्र सरकार प्रदूषण को लेकर मिलकर काम कर रही है तो आम आदमी पार्टी के लोग राजनीति चमकाने में लगे हैं, लेकिन सीजेआई सूर्यकांत को पक्का भरोसा है कि दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की समस्या का स्थायी समाधान मिल जाएगा। सीएनएन न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक सीजेआई सूर्यकांत ने वायु प्रदूषण के संकट को लेकर इस बात पर जोर दिया कि इसका समाधान अस्थायी होने के बजाय ऐसा हो जो दीर्घकालिक हो, लेकिन साथ ही साथ विज्ञान पर भी आधारित हो। रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि मुझे विश्वास है कि एक्सपर्ट दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान खोज लेंगे। इसको लेकर उन्होंने तालमेल के साथ नीति निर्माण और तकनीकी विशेषज्ञता में भरोसा जताया है, जो कि बार बार होने वाली पर्यावरणीय और साथ ही स्वास्थ्य की चुनौतियों से छुटकारा दिला सकता है। दर्शकों, क्रिसमस के मौके पर पीएम मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दोनों ने ईसाई समुदाय से जुड़े 2 बड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। 2026 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, जिसमें तमिलनाडु और केरल जैसे 2 बड़े राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी शामिल है। इसलिए देश के सियासी गलियारों में ये चर्चा है कि बीजेपी इसी वजह से क्रिश्चियन आउटरीच में जुट गई है, क्योंकि उसे उन राज्यों में अपना राजनीतिक भविष्य चमकाना है जहां अभी तक उसकी सियासी किस्मत ने साथ नहीं दिया है। ऐसे में यह समझना आवश्यक है कि क्रिसमस के मौके पर ईसाई समुदायों के बीच इस तरह से पहुंचने के मायने क्या है, क्योंकि विरोधी बीजेपी को सिर्फ हिंदुत्व की विचारधारा का पैरोकार बताता है। दर्शकों, पहले केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में ईसाई आबादी पर गौर कर लेते हैं कि यहाँ ये चुनावी रूप से कितने अहम है। केरल में क्रिश्चियन जनसंख्या 18% से थोड़ा ज्यादा है और तमिलनाडु पुडुचेरी में इनकी आबादी 6% से थोड़ी अधिक है। मतलब इन 3 राज्यों में ईसाइयों का वोट केरल में ज्यादा प्रभावी है। वहीं तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी ये महत्वपूर्ण है और जिस भी दल की ओर झुक जाएं उनकी मदद हो सकती है। लेकिन तथ्य यह है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब पीएम मोदी ईसाइयों से जुड़े किसी पर्व या कार्यक्रम का हिस्सा बने हों। पीएम मोदी 1 दशक से ज्यादा समय से देश की सत्ता में हैं और देश के प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी सभी धर्मों के लोगों के बीच पहुंचते रहे हैं। वहीं पीएम मोदी के इस कदम से कांग्रेस को केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के चुनाव में हार का डर सताने लगा है। क्रिसमस पर देश भर में खास आयोजन किए गए थे। इस दौरान कुछ जगहों पर क्रिसमस सेलिब्रेशन के दौरान हंगामे की खबरें भी सामने आई थी। इसे लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेरा ने क्रिसमस सेलिब्रेशन में कथित तौर पर व्यवधान डालने की घटनाओं का हवाला देते हुए बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। पवन खेरा ने कहा कि पीएम मोदी केरल में विधानसभा चुनाव होने के कारण गुरुवार सुबह चर्च गए। इस दौरान पीएम मोदी खास प्रार्थना सभा में भी शामिल हुए। इसके अलावा पवन खेरा ने यह भी कहा कि हालांकि प्रधानमंत्री अपने गुंडों को नहीं रोक पा रहे हैं। कांग्रेस नेता पवन खेरा ने वीडियो शेयर करते हुए एक्स पर एक पोस्ट भी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि रामनवमी और हनुमान जयंती पर ये लोग मस्जिदों के बाहर जाकर डीजे बजाते हैं, उकसाने वाले गाने बजाते हैं। क्रिसमस पर ये लोग चर्च के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और सेंटा क्लॉज की टोपी खींचते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। कौन है ये मूर्ख? उन्होंने आरोप लगाया कि ये संघ की ओर से लगाए जहरीले बीजों से निकली खरपतवार है। ये गुंडे ना हिंदू धर्म से हो सकते हैं और ना ही भारतीय सभ्यता से इनका कोई नाता हो सकता है। तो देखा आपने कैसे पीएम मोदी के चर्च जाने से कांग्रेस तिलमिला गई है। कांग्रेस को चुनाव में हार का डर सताने लगा है। कांग्रेस के लोग पीएम मोदी के हर फैसले को इस एंगल से देखते हैं कि उनकी हार हो सकती है, लेकिन पीएम मोदी की सही नीतियों की वजह से देश तेज गति से विकास कर रहा है। इसलिए ही लोग मजबूती से पीएम मोदी के साथ खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज।
आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें